एक जगह मैंने ये भी पाया कि रिसेंट टाइम में आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये सब वो सीक्रेट सोसाइटी या 9 अननोन मैन के मेंबर्स हो सकते हैं। रियली ऐसा मैंने कहीं पढ़ा। सही में सो पॉसिबल तो पॉसिबल। क्या कोई रेफरेंस है, मतलब कोई बुक है जो इसके बारे में अभी रिसेंट टाइम्स में कुछ डिटेल्स में बताती हो? 1960 में एक बुक थी, मैं नाम याद नहीं कर पा रहा, शायद मॉर्निंग ऑफ मैजिशियंस, जो शायद जैक्स बर्गियर के द्वारा लिखा बिल्कुल, हुआ इसके था। बारे में। हेलो गाइस। हेलो गाइस। सो आज हम अपना पॉडकास्ट का सबसे पहला एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। एंड वेलकम टू आवर चैनल द क्यूरियस डायमेंशन। आज हमारे पहले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे, द 9 सीक्रेट मैन ऑफ अशोका। आप कह सकते हैं इसे इंडिया का इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी क्या है वो आप लोग को अच्छे से पता ही होगा, क्योंकि एक सीक्रेट सोसाइटी के नाम से हम सब जानते हैं। सीक्रेट सोसाइटी एक ऐसी संगठन की जैसा हम लोग बोल सकते हैं जिसमें कई भिन्न भिन्न तरह के लोग एक साथ आकर किसी एक मकसद को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो इल्यूमिनाटी, जैसा कि सौरभ ने अभी कहा, तो उसके बारे में हम सभी यहाँ वहाँ सुन ही चुके हैं कि क्या है वो, किस तरह से क्या काम करती है। पर आज का हमारा सब्जेक्ट ये है कि क्या हमारे भारत, हमारे इंडिया में भी ऐसा कोई था सीक्रेट सोसाइटी, जो अगर एग्जिस्ट करता हो तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल एग्जिस्ट करता है इन इंडिया, आज से 2000 साल पहले। टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर आप 268 टू 232 बीसी पे जाते हैं, जो हमारे चक्रवर्ती सम्राट अशोक का पीरियड था, मौर्यन एम्पायर, मौर्यन डायनेस्टी से वो बिलोंग करते थे। कहा जाता है कि उनके समय में उन्होंने ऐसे 9 लोगों को चुना और उन्हें ऐसी 9 महाविद्याएं सौंपी जिससे कि देश का, विश्व का भला हो पाए। एक ऐसा फोर्स, एक ऐसा पावर क्रिएट किया जाए जिससे कि आप सभी चीज़ों को, जो भी वहाँ मैनेजमेंट करना था, या स्पेस से रिलेटेड था, या फिर ग्रेविटी से रिलेटेड था, या जितनी भी आप चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं, साइंस को डेवलप करना चाहते हैं, तो उनको एक कंस्ट्रक्टिव वे में, ना कि डिस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करने के लिए इन 9 महाविद्याओं का उस समय निर्माण किया गया, रिसर्च करके। और फिर 9 लोगों को जिम्मेदारी दी गई कि आप इस विद्या का इस्तेमाल करके एक इस दुनिया को, इस साम्राज्य को और भी अच्छा बनाएं और फला फूला बनाएं। और इस इल्यूमिनाटी जैसे हम लोग सुनते हैं, तो इल्यूमिनाटी तो मुझे लगता है कि आज से कुछ साल या कुछ 100 साल पहले ही इसका संगठन हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे इस सीक्रेट सोसाइटी का, तो ये लगभग महाराज अशोक, यानी कि हम बोल सकते हैं कि लगभग 2000 साल पहले या उससे भी पहले का बात है ये। तो चलो बात करते हैं कि क्या है, मतलब क्या एक्चुअली ये था, क्या ये सीक्रेट सोसाइटी, किस बारे में एक्चुअली इसका कंटेंट्स क्या है। इसमें क्या था कि अब जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर मैं सीधे सीधे बोलने लग जाऊँ कि हाँ ये था वो था ये था वो, तो वो फिर मज़ा भी नहीं आएगा सुनने में। तो अगर तुम्हारे पास कोई पावर है जिससे तुम एक मेटल को, एक लोहे को, चलो घर पे तुम्हारा एक लोहा पड़ा होगा, एक हथौड़ा पड़ा होगा, तो कोई भी एक लोहा मेटल पीस, तुम उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर दो, तो तुम क्या करोगे? मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा और ये सोचूंगा कि मेरे घर में जितने भी लोहे की चीज़ें हैं मैं उनको कन्वर्ट कर दूं और फिर उससे जाके बाजार में बेच दो। ऑब्वियसली जोक्स अपार्ट, ये एक सही तरीका नहीं होगा, क्योंकि उस समय सही में एक ऐसी विद्या थी जिसे एल्केमी कहा गया था। एल्केमी, हाँ, इस बारे में मैंने सुन रखा है। एल्केमी ये मिडिवल यूरोप में बहुत फेमस हुआ था एल्केमी। इवन आप देखेंगे तो एंशियंट इंडिया में भी नागार्जुन करके हमारे एक बहुत बड़े, ये केमिस्ट्री के बहुत बड़े ज्ञाता हुए जिन्होंने रसायन शास्त्र के बारे में। मैंने ये भी सुन रखा है कि जिंक का जो एक्सट्रैक्शन है उसके बारे में भी सबसे पहले इंडिया में ही पता लगाया बिल्कुल। गया था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सारी चीजें जब एंशियंट इंडिया में हो रही थी, तो इन महाविद्याओं का इस्तेमाल हुआ होगा। हाँ, तो हम कहाँ पढ़ते हैं? एल्केमी पे, वो मेटल से गोल्ड को कन्वर्ट करने वाले पे। तो जब वो मेटल से आप गोल्ड बना लेंगे, इट मीन्स कि आप एक अच्छा वैल्यूएबल चीज निकाल रहे हैं एक नॉर्मल मेटल से जिसका कोई वैल्यू नहीं है। तो उसके पीछे का साइंस कितना बड़ा रहा होगा, ऑब्वियसली। और आज भी हम ऐसा नहीं कर सकते हैं।
ये काफ़ी सारे मतलब मेटल्स के एटम्स के कॉम्बिनेशन एंड रिकॉम्बिनेशन का बात है जिससे कि हम ये अटेन कर सकते हैं, बट वो किस प्रोपोर्शन में और क्या कैसे मिलाना है उसको हमें उसका कोई आइडिया नहीं आज है भी अभी इसको कोई तक। डिकोड कर नहीं पाया है। हम्म तो ऐसे ही हम बात करते कि 9 महाविद्याएं थी। तो आज तुम ही बताओ वो 9 महाविद्याएं क्या थी। देखो 9 महाविद्यालय सबसे एक एक करके मैं बताता हूँ। 9 पहला था प्रोपागंडा, दूसरा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या है कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी लिविंग थिंग्स का बॉडी किस तरह से डेवलप्ड है, किस तरह से उसका चलना फिरना होता है, या किस तरह से अगर जैसे कोई किसी बर्ड का हम बात कर लेते हैं, उसका बॉडी किस तरह से एरोडायनेमिकली डिज़ाइंड है कि वो उड़ सके, तो वो हो गया उसका फिजियोलॉजी। अगर एक शेर है या फिर एक अगर मछली मान लेते हैं, उसका बॉडी किस तरह से स्ट्रीमलाइंड है कि वो अच्छा से तैर सके। बिल्कुल। तो इसका समझ बहुत पहले से ही हमारे भारत में थी। और अगर बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी, जैसे आज अलग अलग वैक्सीन्स की आविष्कार हो रहा है, तो माइक्रोबायोलॉजी जो है ये इस फील्ड में स्टडी करके बहुत पहले से ही हमारे देश में ये जाना जाता था कि किस प्रॉब्लम या किस डिजीज़ का किस तरह से हम लोग उसका प्रिवेंशन कर सके या फिर उससे कैसे बच सके या फिर उसके ऊपर स्टडी हो सके। बिल्कुल। और फोर्थ जो तुमने कहा एल्केमी, एल्केमी के बारे में मैं थोड़ा सा और सुनना चाहता हूँ। एल्केमी में क्या है कि आप सारे मीन्स मोरलेस आज जो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो उस समय वो इतना डेवलप्ड था कि मतलब इमेजिन करो भाई, एक मेटल का टुकड़ा तुम उसको गोल्ड बना देते हो। वो आज के डेट में अगर हो गया तो यहाँ तो लोग डेली करोड़पति ही बनेंगे। मतलब जॉन डाल्टन जिसको मतलब कहा जाता था कि एटॉमिक थ्योरी उन्होंने दिया है, या उसको दिया है नहीं बोल सकता, डिस्कवर किया है। बिल्कुल। तो वो जो है उससे काफ़ी साल पहले का ये बात है जब से लोग ये जान रहे थे। इवन महर्षि कणाद, महर्षि जिसके कणाद, नाम हाँ। पे वो कण 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 में ईश्वर समाये हुए, हाँ। तो महर्षि कणाद के कण से जो थे वो कण वहां से आए। मुझे लगता है अणु जो नाम है वो उन्हीं का दिया हाँ हुआ ये है, हाँ। अणु। तो बहुत सारी चीजें हो रही थी आज से 2000 साल पहले भारत में, और बहुत बड़ी बड़ी चीज। आप अजंता और एलोरा का जो केव्स है वो देख लो। लोग बोलते हैं कि उसे ऊपर से बनाया गया है। कोई एक मशीन है जो लेजर के द्वारा रॉक्स को कट की है। अब रॉक्स कट करके आसपास कहीं रॉक्स का सेटलमेंट्स भी नहीं दिखता है। लोग जब ये खोजने गए कि रॉक्स वहां से निकाल कर कहाँ गई, कहाँ ले गए रॉक्स को, तो रॉक्स आसपास किलोमीटर्स तक भी रॉक्स नहीं मिलते हैं। और वो एक इंजीनियरिंग मार्वल है जिसको आज के डेट में बनाना संभव नहीं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें 2000 साल पहले हो रही थी। अब उस पे जो फिजियोलॉजी पे तुम बात कर रहे थे कि सारे शरीर में, इंसान के शरीर में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको टारगेट करके उनको चोट इजीली पहुंचाया जा सकता है, जिनको आज के डेट में आई थिंक एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बोला जाता है। बिल्कुल। इवन मार्शल आर्ट, आप मार्शल हाँ। आर्ट में देख रहे हैं ऐसा, मैंने तो कहीं पढ़ा ऐसा कि जूडो जो है, जूडो, हाँ जूडो जो है वो एक मार्शल आर्ट टेक्निक है, उसको भी इन 9 महाविद्याओं से एक जो नॉलेज है वो लीक हो गया था किसी समय पे, उससे जूडो बाहर आफ्टर ऑल चीज तो बेसिक मतलब फिजियोलॉजी के ऊपर ही है जिस चीज से काम करती कि है आप किस पॉइंट पे अटैक करना है एनिमी को कि उसे मैक्सिमम वहां पे दर्द चोट हो पहुंचाया या जाए। चोट पहुंचे। तो पूरा फिजियोलॉजी उसी पे था। इससे आप किसी की जान भी ले सकते हैं एक टच पे, वन टच डेथ, या एक टच से आप किसी का जान बचा भी सकते हैं। तो दैट वाज द नॉलेज एट दैट टाइम, वो विद्या थी। यही शायद मुझे लगता है आगे जाके ये चाइना में कंगफू के नाम से ये हुआ है। सिर्फ चाइना नहीं, और भी अलग अलग देशों में ये अलग अलग मार्शल आर्ट्स के रूप में यही। मैं एक वीडियो देख रहा था, वो क्या किंग थे, मुझे याद नाम नहीं आ रहा, वो साउथ इंडियन किंग बोधिधर्मन हाँ, जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने ही तो चाइना में ले जाके इसे पूरा स्प्रेड किया था। हाँ, फिर हम लोग कहाँ इसमें बात कर लगे, नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद है कम्युनिकेशन। आज की डेट में हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ इंटरनेट के थ्रू या फिर एक पर्टिकुलर प्लैनेट के बीच में, या धीरे धीरे ये विकसित होते होते प्लैनेट टू जो हमारा स्पेस स्टेशन है वहाँ तक जा रहा है। बट ये कम्युनिकेशन का जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत पहले से एग्जिस्ट करती आई है। क्योंकि अगर हम बात करें एंशियंट इजिप्ट का या फिर एंशियंट हमारे मायन सिविलाइजेशन का, एज़टेक सिविलाइजेशन का, तो कई आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पता किया है कि बहुत सारे ऐसे हिंट्स हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि कुछ तो, हालांकि इस बारे में कुछ श्योरिटी नहीं है, बट कुछ तो ऐसा चीज़ है जो एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फैक्ट, एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एंगल को इंड्यूस करता है यहाँ पे।
क्या लगता है तुमको? बिल्कुल, एंशियंट इंडियंस या फिर जो भी एंशियंट सिविलाइजेशंस थी, जैसे इजिप्ट में थी, माया सभ्यता थी, मेसोपोटामिया थी, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कॉन्टैक्ट्स है। क्योंकि तुम किसी का भी स्क्रिप्चर उठा के देखते हो तो उसमें उड़न खटोले के बारे में डिस्क्रिप्शन है, कोई आसमान से कोई देवता आ रहे हैं इस तरह का डिस्क्रिप्शन है। तो बिना एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कॉन्टैक्ट इस तरह की चीज़ें नहीं लिखी जा सकती हैं। कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट हो। इवन तुम ये भी देख लो कि आज के डेट में जो यूएफओ साइटिंग्स है काफी जगह होती है, पर हाँ कॉमन पब्लिक के पास वो यूएफओ नहीं पहुंच रही है, पर किसी ना किसी के पास तो इस वर्ल्ड में कोई ना कोई तो है जिसके पास यूएफओज आ रहे हैं। हो सकता है कि ये आ रहे, पर सारे लोगों के लिए ये चीज को रिवील नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल केओस को अवॉइड करने के लिए। बिल्कुल। तो इसका मतलब वो 9 अननोन मैन, एक थ्योरी है ऐसी कि वो 9 अननोन मैन अभी भी हैं इस दुनिया में, दे स्टिल एग्जिस्ट। वो 9 लोग हैं जो अशोका ने उस समय बनाया था। तो अगर है तो मतलब वही लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, या फिर मतलब दे आर नॉट इमॉर्टल्स? नहीं, इमॉर्टल्स नहीं है वो। मैंने एक जगह जैसे पढ़ा था इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में रिसर्च करते टाइम पे, कि अगर कोई व्यक्ति है जिसे एक महाविद्या मिली है, अगर वो मर जाता है या कोई बीमारी से पीड़ित हो जाता है या उसको हैंडल करने के अब काबिल नहीं है, तो उसको एक दूसरा बंदा खोजना होगा जो इस विद्या को डिजर्व करता है और उसको पास ऑन करना होगा। तो इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी एक लेगेसी की तरह ये पास ऑन करते करते अभी तक यहाँ आ रही है। तो मतलब हम ऐसे मतलब नॉर्मली हम लोग देख के बता नहीं सकते कि कौन सा इंसान ऐसा है, या मेनली वो रिवील नहीं करते कि वही उनके वंशज है या वही उनकी वही हेरिडिटरी नॉलेज जो है उनको वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर वो रिवील कर देंगे तो पूरी दुनिया इनके पीछे पड़ जाएगी, और फिर उससे और अगर पावर लीक होता है इन इंडिया तो तुम भी जानते हो कि क्या होगा। ऑब्वियसली वो कंस्ट्रक्टिव कुछ होना नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया मुझे जैसी लग रही है एक पावर या फिर एक नॉलेज, नॉलेज एक पावर है, नॉलेज इज पावर, हम सब जानते हैं, लेकिन ये हम पे निर्भर करता है कि हम उसका यूज़ कैसे करते हैं। बिल्कुल। और मुझे नहीं लगता है कि आज की दुनिया एक ही बार में या फर्स्ट थॉट में उसका अच्छा यूज़ के बारे में सोचेगी। मुझे तो लगता है अच्छा यूज़ करेगी नहीं। अगर आप किसी को पावर दे देते हो तो वो पैसा कैसे कमाना है उसी के बारे में सोचेंगे ना कि 4 लोगों का भला हो, वो तो कोई सोचेगा ही नहीं। मटेरियलाइजेशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे कुछ 2-3 पॉइंट्स शायद छूट गए थे महाविद्याओं के, उस पर आते हैं वापस से। तो नेक्स्ट पॉइंट्स है जो है ग्रेविटी, जिसको तो हम सब जानते ही हैं, गुरुत्वाकर्षण, जिसके ऊपर बेस करके बहुत पहले ही हम ये जान चुके थे कि हमारे सन के चारों तरफ हमारे प्लैनेट्स घूमती हैं और हर प्लैनेट में एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है। बिल्कुल। फिर आता है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी आज का डेट में एक बहुत बड़ा फील्ड ऑफ साइंस है, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं टू बी स्पेसिफिक एस्ट्रोफिजिक्स या फिर एस्ट्रोनॉमी जो है, ये बेसिकली इसी साइंस का ही एक स्प्लिटिंग है, जिसमें हम लोग ये बात करते हैं जितने तरह के एनर्जीज आते हैं स्पेस से, हम जितने तरह के एनर्जी यहाँ एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में तो हम जानते हैं, बट ऐसी बहुत सारी एनर्जीज और ऊर्जा के किरण है जो स्पेस से आती है अर्थ में, या फिर स्पेस के बाहर से ही निकल जाती है, उनके बारे में भी उस समय से ही शोध होता था, उस समय से ही लोग अवेयर थे इस बारे में। इसका मतलब है कि आज जो हम बात करते हैं डार्क एनर्जी, डार्क मैटर या ब्लैक होल्स, जिसके बारे में अभी भी हमें ठीक से कुछ पता नहीं है, तो आज से 2000 साल पहले शायद ही ये इंडिया में ये एक चीज होगी जो सबको पता होगा, इसके बारे में नॉलेज होगा। ऑब्वियसली इस बारे में ऐसा हो सकता है, ऐसा माना जा सकता है कि ऑब्वियसली पता थी, बट मे बी कि उसका कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स होगा, इसीलिए उसको रिवील नहीं किया गया है, या उतना बड़ा एक ब्रेक थ्रू का रिवोल्यूशन डायरेक्टली नहीं किया गया है। इवन निकोला टेस्ला, उनके सारे आविष्कारों को दबाया गया था, बट फॉर वैलिड रीजंस आई गेस। मे बी, जो भी हो, इस पे मैं ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा अगर हम इस बारे में बात करने चले गए। तो टेस्ला एक अलग ही चीज़ है। हाँ, एक अलग ही चीज़ है, एक अलग टॉपिक है, एक अलग कन्वर्सेशन कभी और इस बारे में हम लोग ये करेंगे इस पे। बिल्कुल। तो एक जगह मैंने ये भी पाया कि रिसेंट टाइम में आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये सब वो सीक्रेट सोसाइटी या 9 अननोन मैन के मेंबर्स हो सकते हैं। Really? ऐसा मैंने कहीं पढ़ा। सही में पॉसिबल। तो क्या कोई रेफरेंस है, मतलब कोई बुक है जो इसके बारे में अभी रिसेंट टाइम्स में कुछ डिटेल्स में बताती हो? 1960 में एक बुक थी, मैं नाम याद नहीं कर पा रहा, शायद मॉर्निंग ऑफ मैजिशियंस, जो शायद जैक्स बर्गियर के द्वारा लिखा हुआ था। इसके बारे में मैंने बुक तो मैंने नहीं पढ़ा है, बट हाँ एक सुना हुआ है मैंने। हाँ,
और अच्छा, एक और उसमें पॉइंट था कि सोशियोलॉजी के बारे में भी वो 9 अननोन मैन में आते थे। बिल्कुल। तो सोशियोलॉजी मतलब हम लोग क्या जानते हैं, समाज। हम्म। और सिविलाइजेशन के बारे में अगर देखा जाए तो हमारा जो सिंधु सभ्यता था या इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि उसका भी कुछ इन्फ्लुएंस है? बिल्कुल, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया जो हमारे इतना पुराना सिविलाइजेशन है हमारे इंडिया का, उसमें सोशियोलॉजी वाली जो महाविद्या रही होगी उसका काफ़ी इम्पैक्ट रहा होगा, क्योंकि सोशियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन सिस्टम, एक सोसाइटी कैसे बिहेव करती है, एक बेस्ट सोसाइटी क्या हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव सोसाइटी क्या हो सकती है, डिस्ट्रक्टिव सोसाइटी क्या हो सकती है। तो उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसा एडवांस सिविलाइजेशन बनाना प्लान्ड। और दूसरी चीज़ है, पहले आप तुम एक चीज़ देखो कि पहले जो भी सिविलाइजेशंस थे, जो भी टेक्नोलॉजीज थी, यूजुअली वो अपने इन्वायरमेंट को बिना हार्म किए डेवलप करती थी। ऑब्वियसली। और अभी जो सिविलाइजेशन है, आप प्लास्टिक बना रहे हैं, ऑब्वियसली ये चीज ये हार्म कर रहे सिविलाइजेशन का। आप साइंस पे तरक्की कर रहे, दूसरी तरफ आप पॉल्यूशन फैला रहे। तो दिस इज नॉट द वे ऑफ डेवलपिंग। मतलब ये बोला जा सकता है कि उस समय में टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन था, बट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ये देखा गया कि जो पॉल्यूशन है या फिर जो एनवायरनमेंट को हार्म है वो ज़्यादा बढ़ते गया। पर उस समय में क्या था कि लोग प्लानिंग करते थे, लोगों के पास तकनीकें थी, बट बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। बिल्कुल, आज हम इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं, बट हम अर्थ को एक ऐसा प्लेस बनाते जा रहे हैं कि फिर वो अब रहने लायक ही नहीं रहे। फिर डेवलपमेंट का फायदा क्या होगा? तो कोशिश करना चाहिए हम लोग को क्लीनर डेवलपमेंट के लिए अप्रोच करने के लिए, कि डेवलपमेंट्स भी हो, रिसर्चेस भी हो, पर इन्वायरमेंट को हार्म ना हो, जैसे शायद पहले के दिनों में होते आ रहे थे। तो इसमें रिसेंटली एक मूवी तुमने देखी होगी, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र, राइट। उसमें कुछ सेम कॉन्सेप्ट था जिसको इससे 9 महाविद्याओं को आप रिलेट कर सकते हैं उन कॉन्सेप्ट से। हाँ, एक्चुअली मैंने कहीं पढ़ा है कि जो जिस तरह से तुमने कहा कि ब्रह्मास्त्र में काफ़ी सारे अस्त्र दिखाए गए थे, तो जैसा मैंने पढ़ा है, अस्त्र जो थे वो बेसिकली हम समझते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर वेपन है। एक्चुअली वो वेपन नहीं हुआ करता था, वो एक तरह का नॉलेज था जिसको वो मंत्र का यूज़ करके किसी भी चीज़ में इन्वोक किया जा सकता था। तो वो नॉलेज है जिसका यूज़ करके वो मंत्र का सही उच्चारण और सही टाइमिंग से, क्योंकि मंत्र का उच्चारण एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रखता है चीज़ों में, बिकॉज वी नो साउंड इज़ वाइब्रेशंस। बिल्कुल। एंड वाइब्रेशंस का कितना बड़ा इफेक्ट है, आई थिंक हमारे लिसनर्स जो भी साइंस एंथुसियास्ट वो जान ही रहे हैं उसका। रेजोनेंस ऑब्वियसली। जब आप ब्रिज पे मिलिट्री को बोलते हैं कि आप अपने स्टेप्स ब्रेक कर दो, क्यों? क्योंकि अगर उनकी स्टेप्स की फ्रीक्वेंसी ब्रिज के फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर गई तो ब्रिज कोलैप्स कर जाएगा। मतलब सोचो कि इतना बड़ा ब्रिज, इतना मजबूत ब्रिज एक फ्रीक्वेंसी से तोड़ा जा सकता है अगर फ्रीक्वेंसी मैच कर गई तो, रेजोनेट कर गया तो। इसका बेसिक में अगर हम लोग आए तो मतलब किसी भी चीज़ को एम्पलीफाई किया जा सकता है डिजायर्ड लिमिट तक। हाँ, तो फ्रीक्वेंसीज बहुत मैटर करती है। मतलब मंत्रास जो है दैट इज समथिंग फ्रीक्वेंसी। तो मंत्रास को तुमको उच्चारण भी प्रॉपरली करना होगा, सही ढंग से करना होगा, तब वो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, और उससे तुम कंस्ट्रक्टिव कुछ करना चाहो या डिस्ट्रक्टिव कुछ। साउंड की जब बात आ रही है तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि शायद तुमने सुनी होगी, बिल्लियाँ जो होती है जब भी उनको चोट लगती है या उनको बोन में फ्रैक्चर वगैरह आता है, तो वो अपने उस ऑर्गन को अपने मुंह के पास लाके एक लो वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि उसी लो वाइब्रेशन से उनकी वो हड्डियां हील हो जाती हैं। बाप रे, ये तो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। ऐसा मैंने पढ़ा है। कैट्स को थोड़ा सा कुछ अलग तो रखा गया है ऑब्वियसली कि कैट्स कुछ है। तुमने ध्यान दिया होगा इजिप्ट में भी कैट्स को एक अलग मान्यता दिया गया, और सिर्फ इजिप्ट में भी नहीं, तुम मायन में देखो, तुम एज़टेक में देखो, यहाँ तक कि तुम हमारे इसमें भी देखो। ओके, तो उसका एक है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पे आज हम लोगों ने डिस्कस किया। तो लास्टली मैं सारे 9 महाविद्याओं को एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, जो तुमने मुझे बताया कि लास्टली हम एक साथ सबको देख सके। तो पहला है प्रोपागेंडा, दूसरा है फिजियोलॉजी, तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद है एल्केमी, उसके बाद है कम्युनिकेशन, फिर है ग्रेविटी, कॉस्मोलॉजी, लाइट एंड सोशियोलॉजी। तो ये 9 महाविद्याएं थी जो 9 लोगों के पास थी अशोका के पीरियड में। क्या पता अभी भी है, उनके वंशज, उनके लेगेसी अभी भी वो लेगेसी पीढ़ी दर पीढ़ी वो ट्रांसफर करके अभी तक वो लोग प्रेजेंट हैं।
तो काफ़ी अच्छा रहा ये पॉडकास्ट, और इस कन्वर्सेशन से मुझे भी बहुत कुछ पता चला, और शायद तुम्हें ही पता चला ही होगा बहुत कुछ। ऑब्वियसली और इसी तरह से हम लोग सारे पॉडकास्ट नए नए पॉडकास्ट नए नए टॉपिक्स पे लेकर आएंगे। और अगर ऑडियंस को हमारे पॉडकास्ट अच्छे लग रहे हैं तो अनिंदिया प्लीज़ आप बताइए कि इन्हें हमारे लिए थोड़ा सा क्या करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। प्लीज़ सपोर्ट अस, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल द क्यूरियस डायमेंशन, एंड कुछ भी आपको लगे अच्छा बुरा प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं ताकि हम इसको और ज़्यादा बेहतर कर सकें। हमारे लिए भी ये पहला है, सो वी नीड योर सपोर्ट। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट, और आप दिन में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग।